पॉलिटिकल साइंस की टर्म्स में कार्ल मार्क्स को एक बहुत अहमियत हासिल है और हम पॉलिटिकल साइंस में कार्ल मार्क्स को एक डिटेल सेशन में कवर करते हैं। कार्ल मार्क्स की थोड़ी सी बायोग्राफी देखेंगे और उसके बाद इनकी थियरी को देखेंगे विच इज मार्क्सिज्म। सबसे पहली बात तो ये कि जी ही वाज बोर्न इन जर्मनी। जर्मनी में पैदा हुए और अपनी बेसिक एजुकेशन भी जर्मनी में ही हासिल की। He was PhD in philosophy as well as in law. यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से पढ़े हुए थे जी। He started publishing his own magazines. लेकिन अपने कुछ रेडिकल आइडियाज की वजह से ये भी पेरिस चले गए। अब यहाँ बच्चे सवाल ये करते हैं कि मैम मैक्सिमम वेस्टर्न फिलोसोफर्स जो आप पढ़ाती हैं, आप ये बता देती हैं कि जी दे वर एक्साइल्ड या फिर उनको भेज दिया गया या दे फ्ली टू पेरिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो बच्चों, पेरिस एट दैट टाइम वाज द इंटेलेक्चुअल सेंटर। ठीक है जी, इसलिए जितने फिलोसोफर्स थे वो वहां का रुख करते थे। यूनिवर्सिटीज, जितने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स थे वो सारे वहां थे। इन्होंने अपने मैगजीन्स पब्लिश करना शुरू कर दिए और इनके एक फ्रेंड बने मीनवाइल, जिनका नाम था फेडरिक एंजल्स। अब ये जो फ्रेंड थे ये एक इकोनॉमिस्ट थे। कार्ल मार्क्स ने पीएचडी करने के बाद इकोनॉमी और इकोनॉमिक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और इन दोनों ने, यानी कार्ल मार्क्स और फेडरिक एंजल्स ने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है जी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। This book was co-authored by both the Frederick Engels as well as the Karl Marx. थोड़ा सा इनकी थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं कि जी क्या वजह थी कि थ्योरी देने की नौबत आ गई। हुआ कुछ ऐसे था कि जी 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज एट द पीक। हमने ये विटनेस किया है कि एक सिग्निफिकेंट राइज आया है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले मेजर इनकम सोर्स हमारे पास एग्रीकल्चर थी। Now when the people shifted to industrialization, Karl Marx observed one thing. He saw that the laborers, they have a very pathetic life. They are paid very less. इनको काम कराया जाता है जी अनसेफ कंडीशंस में, इनको रिस्क ऑफ लाइफ होता है, बहुत देर तक काम करवाया जाता है और बहुत मिनिमम बेनिफिट्स दिए जाते हैं। In short, the laborers used to suffer at the hands of their masters or owners. यही वजह थी कि जो अमीर था वो अपने मजे से बैठा हुआ सिर्फ ऑर्डर पास करता था और गरीब गरीब तर होता चला गया because he was forced to do the work for the longer hours and that too with the minimum possible benefits. कार्ल मार्क्स इस चीज को देख के शॉक हुए कि जी जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो भी किसी सूरत कोई फेवर नहीं दे रही है लेबर क्लास को। यानी गवर्नमेंट और स्टेट प्रो ओनर्स हैं।
उनकी इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं। अब वर्कर्स क्यों गरीब रह गए हैं, स्टेट क्यों प्रो ओनर्स है या प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट है, या ये जो गैप है एक ओनर और एक वर्कर के बीच में, ये इतना ज्यादा क्यों हो गया है, क्यों स्टेट नहीं सपोर्ट कर रही वर्कर्स को, इन सब सवालों के जवाब दिए कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी में। और इस थ्योरी में उन्होंने एक डिबेट की है जिसको नाम दिया गया है मार्क्सिस्ट डिबेट का, और थ्योरी का नाम है जी मार्क्सिज्म। थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म में कार्ल मार्क्स ने 4 चीजों का जिक्र किया है। सबसे पहले इकोनॉमिक फाउंडेशन, उसके बाद सरप्लस वैल्यू, उसके बाद क्लास स्ट्रगल, और चौथे नंबर पर है जी डायलेक्टिक हिस्ट्री। हम एक एक करके इन चारों एरियाज को अभी कवर करेंगे। सबसे पहले कवर करते हैं जी इकोनॉमिक फाउंडेशन को, कि जी इकोनॉमिक फाउंडेशन से कार्ल मार्क्स की क्या मुराद है। पहले तो आप लोग ये समझ लें कि अगर मैं कैपिटल का वर्ड यूज करूं, इकोनॉमी का वर्ड यूज करूं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जी आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, एनीथिंग दैट हैज द मॉनेटरी वैल्यू। ठीक हो गया जी। अब इकोनॉमिक फाउंडेशन में कार्ल मार्क्स ने 2 एलिमेंट्स का जिक्र किया है। गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि जी इकोनॉमिक फाउंडेशन का मतलब है 2 एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट है जी, यहां लिख लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। This is the first element. And the second element is the relation of production. Factors of production में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जी आपके पास आ जाता है लेबर, आपके पास आ जाती है टेक्नोलॉजी, अभी मैं इसको समझाती हूँ, और आपके पास आ जाता है जी रॉ मटेरियल। बच्चों, माशरे में हर वक्त सरमाया प्रोड्यूस होता है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे एक मार्कर बनाना है, और अगर मैं कार्ल मार्क्स के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देखती हूं, तो मुझे इस मार्कर को बनाने के लिए मजदूर चाहिए। मुझे इस मार्कर को बनाने के लिए मजदूर के साथ साथ वो हुनर भी चाहिए, वो तरीका भी चाहिए कि जी जो मुझे बेहतरीन मार्कर प्रोड्यूस करके दे सके। और मार्कर को बनाने के लिए मेरे पास प्लास्टिक होना चाहिए, मेरे पास इंक होनी चाहिए, which means that I'll be needing raw material, technology and labor as a whole. ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट एरा की हम लोग बात कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या एग्रीकल्चर मोड में भी हमें इन तीनों चीजों की जरूरत होती है, हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है? अगर हमने एग्रीकल्चर मोड को देखें तो क्या डू वी नीड ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर एज वेल? यस, वी डू। कैसे? आपने जमीन को देखना है, आपने फसल उगाने के लिए ये देखना है कि जी कितना पानी जाएगा। चावल और गंदम की फसल में भी फर्क है, दोनों के सीड्स, दोनों के फर्टिलाइजर्स भी अलग अलग होंगे। Be it the industrialist mode or the agriculture mode, you need the factors of production in both of them. पहली तो ये बात की कार्ल मार्क्स ने। फिर उसने कहा कि जी इकोनॉमिक फाउंडेशन का जो सेकंड एलिमेंट है वो है जी रिलेशनशिप
relationship between the two classes, the owner and the worker. अब सवाल ये है कि जी हमने तो देख लिया कि जी कमांड कौन करता है, ओनर करता है, और वर्कर क्या करता है, वर्कर इस कमांड को ओबे करता है। तो ओनर की तो बात मनवाई जा रही है, ओनर तो स्टेटस को मेंटेन कर सकता है, वो देख रहा है कि जी मेरी जितने भी लेबर हैं वो मेरी बात मानते हैं, मैं जो ऑर्डर दे रहा हूँ उसको ओबे कर रहे हैं। Why does this owner maximize his capital? ओनर को अपना कैपिटल बढ़ाने की क्या जरूरत है? इसका जवाब एक लाइन में मैं बता रही हूं, because it is the survival of both classes, the survival of the worker class and the survival of the owner class. कैसे? ओनर चाहता है कि जी मेरा जितना कैपिटल है मैं इसको और बढ़ा दूं। कैपिटल बढ़ेगा, मेरा कंट्रोल बढ़ेगा, मेरी अथॉरिटी बढ़ेगी, मेरी हेजमनी बढ़ेगी। दैट इज व्हाई ही एक्सप्लॉइट्स द वर्कर। ओनर ने अपनी कंट्रोल एंड अथॉरिटी को बढ़ाना है, दैट इज व्हाई ही मैक्सिमाइजेस हिज कैपिटल। जितना ज्यादा कैपिटल, जितना ज्यादा पैसा, उतना ज्यादा नाम। वर्कर क्यों इस चीज में ओनर का साथ देता है? क्योंकि बच्चे इट इज द गेम ऑफ सर्वाइवल फॉर द वर्कर, फॉर द लेबर। लेबर के पास और कोई मीन्स नहीं है कि जी वो किसी भी तरीके से पैसा कमा सके। अगर मजदूर अपने ही घर में काम करेगा तो क्या उसको पैसा मिलता है? नहीं मिलेगा। The labor, the worker needs money. He needs money to get things and provide the basic necessities of life to his family. यहां कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जी द ओनर ओन्स एवरीथिंग, द ओनर ओन्स एवरीथिंग। यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो मैं आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को मजीद एलेबोरेट करके बताती हूँ। Just give me a thumbs up once the screenshot is done, please. दानियाल आप हैं क्लास में तो बच्चे आप कर दें। ओके, थैंक यू असद। अब जब मैंने ये बात की कि जी द ओनर्स ओन एवरीथिंग, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें और अब मेरी बात को गौर से सुने। ओनर ओन्स एवरीथिंग से मेरी मुराद ये है कि ओनर अपनी अथॉरिटी को, अपने कैपिटल को मैक्सिमाइज करने के लिए और अपने चांसेस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए एक सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। अब ये सुपर स्ट्रक्चर क्या बला है जी? सुपर स्ट्रक्चर में आती है स्टेट, सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं लॉज, इसमें आता है जी आपका रिलीजन, इसमें आती है जी आपकी आइडियोलॉजी, एक्सप्लेन करती हूँ, एक मिनट ठहर जाएं, एंड योर कल्चर। दिस इज द सुपर स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय द ओनर। प्यारे बच्चों, अपनी अथॉरिटी को, अपने कंट्रोल को मैक्सिमाइज करने के लिए यही ओनर जरूरत पड़ने पे अपनी स्टेट
स्टेट को कंट्रोल करता है, वो ऐसे मैनिपुलेशन करता है लॉज की कि जिससे वर्कर क्लास को लगता है कि जी दिस ओनर इज गोइंग टू हेल्प अस वन वे और द अदर। द ओनर इफ नीड्स ही विल इवन मैनिपुलेट द रिलीजन, क्योंकि हम सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट तो रिलीजन के नाम पे होते हैं। तो ओनर अपना कंट्रोल बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो रिलीजन को भी मैनिपुलेट कर सकता है। कोई लॉज वक्ती तौर पर, जैसे किसान फलाना लॉ बना दिया, फलाना लॉ बना दिया, जस्ट टू सेटिस्फाई द वर्कर फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ताकि किसी सूरत वर्कर रिटेलिएट ना कर दे, रिबेल ना कर दे। और जी मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज इंट्रोड्यूस कर देंगे अपने बेनिफिट के लिए, अपनी हेजमनी मेंटेन करने के लिए, कल्चर को मैनिपुलेट करके वन वे और द अदर प्रेजेंट करेंगे। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जी द ओनर मैक्सिमाइजेस हिज चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वर्कर क्लास और द रिसोर्सेज ही क्रिएट्स अ superstructure. Superstructure is the combination of 5 different institutions, and all of these institutions serves the needs and the interest of the owner solely. बात सारी ये है आसान लफ्जों में कि एक टोपी ड्रामा होता है ओनर की तरफ से कि कहीं अगर वर्कर तंग आकर शदीद फ्रस्ट्रेट होकर रिबेल करना चाहे तो मैं उसको कह दूं कि जी मैं आपके वेजेस बढ़ाने के लिए भी लॉ पास कर रहा हूं, आपने फिक्र नहीं करनी। मैं आपको रिलीजन को ऐसे मैनिपुलेट करके बताता हूँ कि जी रोजी रोटी मिल रही है, सब्र शुक्र करो, जितना मिल रहा है उस पर गुजारा करो, अपने रिस्क को खुद ही लात ना मारो। So this is how the owner changes the superstructure if needed. ये तो था जी इकोनॉमिक फाउंडेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज सरप्लस वैल्यू। Surplus value is the additional profit. It is the additional profit that owner earns by exploiting the worker. ये वो प्रॉफिट है जो ओनर को वर्कर को एक्सप्लॉइट करके मिलता है। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी और आप लोगों को बेहतरीन समझ आ जाएगी। प्यारे बच्चों, लेट्स सपोज कि जी एक मार्कर की कॉस्ट है 20 रुपए। अब इसमें रॉ मटेरियल लगा है, अब इसमें लेबर लगा है, अब इसमें ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी लगी है और टैक्सेस वगैरह मिला जुला के ये मुझे मार्कर पड़ गया, सेलिंग प्राइस आ गई जी इसकी 30 रुपए। तो ओनर का प्रॉफिट कितना हुआ इसमें? 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इस 10 रुपए के प्रॉफिट को ओनर चाहता है कि किसी तरह से 12 रुपए कर दे। सॉरी, ओनर चाहता है कि किसी भी तरीके से ये 10 रुपए ना मिले, मुझे एक मार्केट से 12 रुपए मिलना शुरू हो जाए। If he will increase the selling price, तो then he will be the only non-competitive person in the market, क्योंकि मार्केट में तो उससे सस्ते मार्कर्स मौजूद होंगे, उससे अच्छी क्वालिटी के मार्कर्स मौजूद होंगे। तो उसकी जो एक लीश बनी हुई है मार्केट में वो तो खत्म हो जाएगी ना, वो तो ही इज आउट ऑफ द कंपटीशन। देन लोग कहेंगे छोड़ो इसका मार्केट, क्या महंगा क्या खरीदना, इससे सस्ता वाला इससे अच्छा पड़ा हुआ है। वी डू लाइक दिस। मार्क्स कहते हैं कि ओनर करेगा क्या? वो करेगा टारगेट अपने वर्कर को। अगर एक ओनर वर्कर से 8 घंटे काम करवाता है
और उसको दिन के 500 रुपए देता है, एंड लेट्स सपोज कि जी इस मार्कर में जो वर्कर है वो 6 रुपए कमा लेता है समहाउ, तो ओनर उसको ये कहेगा कि जी योर वैल्यू इज पेरिशेबल, योर वैल्यू कैन गेट एक्सपायर्ड। अगर एक शॉपकीपर एक दिन के लिए अपनी दुकान बंद कर दे तो हम क्या करते हैं? हम सारा दिन उसका इंतजार करते हैं कि वो कल आएगा तो मैं कल वहां से चीज लूंगी। हम ऐसा नहीं करते। हम कोई भी ऑल्टरनेटिव शॉप से जाके अपनी जरूरत को पूरा कर लेते हैं। अब उस एक दिन का नुकसान उसको वापस थोड़ी मिल सकता है। ही कैन नॉट गेट एंड ही कैन नॉट अर्न द मनी बैक, राइट? तो ओनर क्या कहता है? ओनर उसको कहता है कि जी तुम काम करोगे 8 घंटे, लेकिन तुम्हें 6 की जगह मैं 4 रुपए दूंगा। एंड इफ यू विल रिफ्यूज टू डू दिस वर्क, देन यू कैन नॉट गेट अ सिंगल पेनी। तुम सरवाइव कैसे करोगे? सब्र करो, शुक्र करो, इन 4 रुपयों पे खुश हो जाओ। 0 से 4 का हिस्सा ज्यादा बेहतर है। तुम इस चीज को जहन नशीन कर लो कि तुम्हें 6 रुपए का प्रॉफिट नहीं, 4 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। तो लेबर क्या सोचता है कि कम से कम 4 रुपए तो मिल रहे हैं। अगर मैंने किसी भी तरह से झगड़ा कर लिया तो ये 4 रुपए भी मेरे हाथ से चले जाएंगे। बीवी बच्चों को मैंने क्या खिलाना है? अब ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, ये जो आमादा करना है, इसके वो 2 रुपए आ गए कि नहीं आ गए ओनर के पास? आ गए ना। हम हर जगह कहते हैं कि जी द सैलरी, आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं ना डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, हम कहते हैं कि जी द सैलरी इज नेगोशिएबल। कभी आपने ये लिखा हुआ देखा है कि जी द वर्क और द क्वालिटी ऑफ द वर्क इज नेगोशिएबल? नेवर। It is you who will be exploited, but the quality of the work will never be compromised. तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जी इफ इन अ कंट्री द इनकम गैप इज इंक्रीजिंग रैपिडली, then there is the surplus value going on. समझ में आई है बात यहां तक? इज दैट क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। Okay, let's move forward towards the third point. Even more interesting, Jawad, I said that if in a country the income gap increases between the worker and the owner, then there is a surplus value going on. कार्ल मार्क्स ने तीसरी बात की जी क्लास स्ट्रगल की। अब जैसे कि इस हेडिंग से ही जाहिर है कि जी क्लास स्ट्रगल एक्चुअली स्ट्रगल है आपकी वर्कर क्लास। एक वक्त आता है जब डेकेड्स गुजर जाते हैं, जब इतना अरसा गुलामी करने के बाद आपकी लेबर क्लास फ्रस्ट्रेट हो जाती है। आपकी लेबर क्लास रिजेंट करती है, रेजिस्ट करती है, प्रोटेस्ट करती है या रिबेल करती है। अब उनके इस रिजेंटनेस के जवाब में या इस प्रोटेस्ट के जवाब में होता क्या है कि जो आपका ओनर है, अगर ये टेंशन बनती है तो आपका ओनर सिंपली सुपर स्ट्रक्चर के किसी इंस्टीट्यूशन में चेंज ले आता है। ही brings changes, but
he wants to continue his hegemony. एक ओनर को सबसे ज्यादा डर अपने वर्कर के रिबेल करने से लगता है, उसके रिजेंट करने से लगता है। तो वो फिर वही कहानी, वो उसको कहेगा कि जी मैं आपको ऐसे लॉज बना के दूंगा, मैं आपकी जो सैलरी है उसको इंक्रीज कर दूंगा, फिर आप देखिए आप तो ना शुक्रे हो रहे हैं, इस तरह थोड़ी होता है। So these are actually the manipulations that the owners do in order to maintain their control, in order to continue being their hegemon. तो ये एक स्ट्रगल है, कॉन्टिन्यू स्ट्रगल है हमारी वर्कर क्लास की, हमारी लेबर क्लास की, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज डायलेक्टिक हिस्ट्री। डायलेक्टिक हिस्ट्री में मैं आप लोगों को पहले हेगल का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि जी हेगल ने क्या कहा है, और उसके बाद हम इसको कार्ल मार्क्स के साथ रिलेट करते हैं। छोटी सी बात है, बड़ी आसान सी। हेगल एक प्रीस्ट थे जी, ही वाज अ मॉडर्न प्रीस्ट। हेगल ने कहा कि इस कायनात में कुछ भी नहीं था, इस कायनात में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक आइडिया था। God has created this idea, this norm, this thinking, which tells us that what is good and acceptable in the society. लेकिन इंसान तो इम्परफेक्ट है जी। इंसान अपनी परसेप्शन से जो आइडिया सोचता है वो तो इम्परफेक्ट है, वो तो परफेक्ट हो ही नहीं सकता। To gain this perfection, we create an anti-idea. मैंने एक बात आप लोगों को कही थी कि यूनिवर्स, कल्चर एंड सोसाइटी, दीज आर द डायनेमिक एलिमेंट्स। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो थ्रू आउट चेंज हो रहे हैं, वक्त के साथ साथ इनमें तब्दीलियां आती जा रही हैं। आपका परसेप्शन एक वक्त में एक होगा और कुछ साल गुजरने के बाद उसमें कोई एडिशन होगी और वो परसेप्शन कुछ और हो जाए। नाउ द कॉम्बिनेशन of the idea and anti-idea is actually called synthesis. Synthesis वो आइडिया है जो इवॉल्व हुआ है, ये वो एब्स्ट्रैक्ट है जो वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुई है, और ये एक इन्फिनिट प्रोसेस है। आप ये देखें कि हिस्ट्री से हमें ये बात पता चलती है, और अभी हम क्या कहते हैं, दैट वाज द हिस्टोरिक कॉन्सेप्ट, दिस इज द प्रेजेंट concept, and there would be obviously a future concept as well. So you cannot stick your thinking, you cannot stick yourself to just one idea. The world is evolving, the universe is evolving. So why not your idea? Why not your thinking? So this idea, anti-idea, and the combination of both of them is called synthesis, is the improved version of the prior thing. हिस्ट्री हमेशा इसी तरह से इवॉल्व हुई है और एक कॉन्टिन्यूस और इन्फिनिट प्रोसेस के थ्रू इवॉल्व हुई है। प्यारे बच्चों, दिस आइडिया, एंटी-आइडिया and synthesis is the triangular clash which is known as dialectics. आपकी सोसाइटी इसी तरह से इंप्रूव हो रही है। यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इसको मजीद समझते हैं।
ओके, मैंने कहा कि जी द ट्रायंगुलर क्लैश ऑफ बोथ आइडिया एंड एंटी आइडिया इज कॉल्ड द डायलेक्टिक्स। अब देखते हैं कि जी इसका मकसद क्या है। हेगल कहते हैं कि सोसाइटी इसी तरह से इंप्रूव हो रही है। मकसद इसका ये है कि जी अ टाइम विल कम, एक वक्त ऐसा आएगा जब इंसान वो आइडिया अटेन कर लेगा, वो बात समझ लेगा, वो एब्स्ट्रैक्ट समझ लेगा जो गॉड इंसान के दिमाग में डालना चाहता है। A time will come when the perfection of this idea will be gained. Hegel says that God made this complete process to get at a stage where a person can achieve the God's idea. Or the whole process is just to achieve the God's idea. अगर मैं हेगल की थ्योरी की टेक अवे देखूं तो मुझे 3 पॉइंट्स नजर आते हैं। एक तो ये कि जी हमने देखा इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। दूसरी बात हमने इसमें ये देखी कि जी इट इज द डायलेक्टिक मूवमेंट, यानी इट इज द क्लैश ऑफ टू थिंग्स, द इम्प्रूव्ड वन। ठीक है जी। फिर हमने देखा कि जी इट इज एन इन्फिनिट प्रोसेस, इससे चलते रहना है अनलेस एंड अनटिल गॉड्स मेक यू रियलाइज दैट दिस इज द अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन, दिस इज द एंड पॉइंट। अब मैं सेम चीज को कार्ल मार्क्स की थ्योरी पे अप्लाई करती हूँ। मार्क्स कहते हैं कि जी मेरी बताई हुई 2 क्लासेस हैं, एक है जी ओनर क्लास और दूसरी है जी वर्कर क्लास। ओनर और वर्कर या लेबर क्लास के भी आपस में क्लैशेस हैं। लेबर wants to rebel. To settle this rebellious behavior, the owner will change the superstructure. और फिर कुछ अरसे के लिए हमारे लेबर चुप हो जाएंगे। So it means that the synthesis is developed between both of them. इसी तरह से इसी क्लैश में सदियां गुजर जाती हैं। This is a long process. फिर से वही क्लैश, फिर से वही रिवोल्ट, फिर से तंग आके। तो होता क्या है कि जी थीसिस और एंटी थीसिस, अब इन दोनों को रिलेट करें यहां पे। ठीक है जी। और इनका बनता क्या है जी? सिंथेसिस। सिंथेसिस इज द चेंज इन द सुपरस्ट्रक्चर, द न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन। ठीक है जी। जस्ट टू क्रिएट एन इल्यूजन बाय द ओनर क्लास। फिर से रिबेल करते हैं आपके वर्कर्स तंग आकर, और फिर से उनको खामोश कर दिया जाता है थ्रू द सिंथेसिस और थ्रू एनी चेंज इन द सुपरस्ट्रक्चर। दिस प्रोसेस गेट्स रिपीटेड 3 times। फिर से सिंथेसिस। लेकिन अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जी वो वक्त आ गया है कि जी जिस वक्त मैंने सारी थ्योरीज को, सारे मसले मसाइल को लोगों के सामने रख दिया है। ये जो 4th डायलेक्टिज्म है, ये एक्चुअली एक अवेकनिंग है, ये एक्चुअली एक इनलाइटमेंट है। ये एक्चुअली लोगों को ये एहसास दिलाना है कि जी आज दिन तक आप लोग अपने ओनर्स के शिकंजों में फंसे हुए थे, अब आप लोग एक्सप्लॉइट हो रहे थे। अब आप लोग बेशक रिबेल करें, बेशक प्रोटेस्ट करें, बेशक अपने हक के लिए लड़ें और ले आए रेवोल्यूशन। The worker class will bring revolution only
by reading my work. This is what Karl Marx has told us in his dialectic history. The worker class will no longer get exploited by the owner class. तो जब रिबेल करेंगे, जब रेवोल्यूशन आ जाएगा, तो क्या कोई क्लास सिस्टम होगा? क्या कोई अमीर गरीब होगा? नहीं होगा। क्या सिर्फ ओनर्स को इजाजत होगी कि वो प्रॉपर्टी रख सकते हैं? नहीं, सबको होगी। क्या कोई एक्सप्लॉयटेशन उसके बाद होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि the new dialectics would be taking place, and this will be the end of history. The superstructure made by the owner will collapse, and there will be classless society. This is what Karl Marx wanted to tell us in his dialectic history. So students, this was all about Karl Marx and a little bit about Hegel. I hope all of you have understood the topic. Still, if there's any question, you people can ask me.